नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज इस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इसमें से है। चलिए आज शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, रूफ ट्रस का वह हिस्सा जो पर्लिन को सहारा देता है कहलाता है। तो रूफ ट्रस का जो कुछ रूफ ट्रस इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम कुछ ऐसे होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। जो हमारे इसको क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ऐसे इस रिज के, इसको हम रिज बोलते हैं। रिज के जो समांतर लगाए जाते हैं, पैरेलल लगाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्लिन्स बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि रूफ ट्रस का वह हिस्सा जो पर्लिन को सहारा देता है क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, प्रिंसिपल राफ्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल राफ्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ट्रस क्या है, एक ट्रस का सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है। एक ट्रस का सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसा होता है, तो एक त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुज का। उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम मेंबर्स 3 होते हैं। और जॉइंट्स कितने होते हैं, जॉइंट्स भी 3 होते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा ए हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है m = 2j + 3, सॉरी +3 नहीं -3। तो हमारे यहाँ अगर मेंबर हम 3 ले लेते हैं और हमारा जॉइंट 3 हो जाता है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, दोनों बैलेंस है। मतलब हमारा परफेक्ट ट्रेंगुलर जो बनता है वो हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रस के गसेट प्लेट में मेंबर के कनेक्शन के लिए मिनिमम रिवेट की संख्या होनी चाहिए। संख्या पूछ रहा है। अगर हमारा जो क्या होता है, ये हमारे से ट्रस बना रहे हैं, ट्रस के हमारे जो किनारे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गसेट प्लेट लगा के इसको हम बोल्ट अप करते हैं, बोल्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि जो गसेट प्लेट है उसमें हम कितने रिवेट यूज करेंगे। तो इसमें हम रिवेट की संख्या मिनिमम कितना लेते हैं, मिनिमम 2 लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये बिल्कुल नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन लोडिंग कैरिड बाय द मेंबर। हम मैक्सिमम संख्या बता सकते हैं लोडिंग के बेसिस पे, लेकिन हम उसका मिनिमम हम नहीं बता सकते। तो हम मिनिमम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। तो अगर पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि गसेट प्लेट के मेंबर में कनेक्शन के लिए मिनिमम रिवेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंग पोस्ट क्या है, किंग पोस्ट। किंग पोस्ट, एक मिनट, ठीक है। किंग पोस्ट जो हमारा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे हम बीच में इसको लगाते हैं और यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा टाई धरन हो गया, ये टाई बीम हो गया, ये हमारा मुख्य राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। अब पूछ रहे हैं कि किंग पोस्ट, ये जो हम यूज़ करते हैं किंग पोस्ट, ट्रस के किंग पोस्ट का फंक्शन क्या होता है। पहला दिया टू सपोर्ट द फ्रेमवर्क या रूफ को, यानी इसको सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड बोला टू रिसीव द एंड ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर, जो प्रिंसिपल राफ्टर के एंड है इसको सपोर्ट करने, प्रिंसिपल राफ्टर इसका क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। एंड को सपोर्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। थर्ड बोला दीवार के बाहर को फैलने के लिए, यहाँ जो दीवार है तो उसको बाहर से फैलने से रोकने के लिए इसको लगाते हैं हम। और फोर्थ बोला टाई बीम को उसके सेंटर पर सैगिंग से रोकने के लिए। टाई बीम ये होता है, इसको सैग भी अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, इसके लोडिंग की वजह से ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम रोकने के लिए ही ये पोस्ट लगाते हैं, किंग पोस्ट लगाते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनेगा, सही आंसर डी बनेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। टाई बीम को उसके सेंटर पर सैगिंग से रोकने के लिए, जो सेंटर है इस वाले पोर्शन पे टाई बीम को, ये वाले इसको सैग होने से रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ किंग पोस्ट लगाते हैं, किंग पोस्ट का यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो गया, सही आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 180 डिग्री के अधिक बाएं कोण बनाने वाली ढालू छत के सतहों के परिच्छेद को क्या बोलते हैं? तो सतहों के प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? हमसे पूछा अगर ऐसे कोई हमारा ट्रस बना हुआ है, छत बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, अगर ये वाले अगर पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, फिर हमारा दूसरी साइड भी टेपर है ये वाला, तो ये वाले ही को हम बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, परिच्छेद को क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यही हम कुछ गड्ढे मिलता है जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर मिलता है छत का कुछ इस प्रकार से अगर संरचना है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? वैली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैली बोलेंगे, जो डाउनवर्ड में की तरफ रहेगा। अगर पानी बाहर से हम डालते हैं तो इस यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे तीसरे वाले क्या बोलेंगे? वैली बोलेंगे। अगर ये भाग उठा हुआ है, क्या है ये? अगर उठा हुआ वाला भाग है अगर, तो इसको तब हम क्या बोलेंगे? हीप बोलेंगे। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या है? वो बाय क्या बोल रहा है? बाय कोण, बाहर की तरफ ही क्या है? ढालू छत है, तो इसको क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक खड़े सहतीर के दो ढलानों के प्रतिच्छेद द्वारा निर्मित गड्ढा, यहाँ पे क्या हुआ? वही डाउन वाली बात हो जाती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ये वाला डाउन है हमारा पोर्शन, ये दूसरा छत्र, ये दूसरा छत्र, यहाँ से अगर बारिश आती है तो पानी इसमें आ जाता है, मतलब डाउन इसको हम बता रहे हैं। किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो इससे हम किस शब्द से परिभाषित करते हैं? इसे वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि वह प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन ऑफ पी जो समांतर ट्रस को समर्थन सपोर्ट देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जैसे ऐसे हम घर बना रहे हैं, ट्रस हमने लगा दिया, यहाँ पे हम एक सपोर्ट देते हैं, उसी की बात कर रहे थे। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिज बोर्ड बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। कॉर्निस किसको बोलते हैं? कॉर्निस क्या होता है? हम छतों में स्पेशली बनाते हैं, छत को थोड़ा सा भाग ऐसे करके हम करते हैं, तो इसको हम कॉर्निस बोलते हैं। और इस पे हम घर हमारा बनता है, जो छत से बाहर हल्का सा हम छत के पास हम निकालते हैं, उसको कॉर्निस बोल देते हैं। कॉपिंग किसको बोलते हैं? जब हम लास्ट मुंडे दीवार बना रहे हैं, लास्ट में सबसे छत के सबसे ऊपर वाला या बाउंड्री लाइन में, तो उसको हम ऊपर कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, ताकि अगर बारिश की पानी आए तो ये दीवार के पकड़ कर ना गिरे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निस बोलते हैं, सॉरी कॉपिंग बोलते हैं। लिंटर किसको बोलते हैं? हम साधारणतः जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग के ऊपर जो हमारे कंक्रीट वर्क करके बीम बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंटर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर फ्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग, क्या बोल रहा है? इकोनॉमिकल स्पेसिंग, जो अभी हम ये वाला हमारा क्या हो गया? इस प्रकार से कुछ हो गया, इसमें हम ये मुख्य राफ्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैंची बोलते हैं, या फिर ट्रस बोल देते हैं। तो इसका जो मुख्य राफ्टर की जो बीच की ये दूरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिंग बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग, मितव्ययी मतलब अर्थात पैसा कम खर्च हो, इस कंडीशन में इस स्पेसिंग ऑफ रूफ किस प्रकार रखना चाहिए, उसका रेंज क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या रखते हैं? उसका एल हम उसका स्पेसिंग कितना रखते हैं? L/4 से L/5 तक रखते हैं, तब हमारा एक अच्छा बनता है और इकोनॉमिकल भी होता है, और हमारा अपना पूर्ण उससे वर्क भी हम ले सकते हैं, जो जिस कार के लिए हम बनाए हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर L/4 से L/5 तक, जहाँ L क्या है? स्पान है, इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस के इकोनॉमिकल स्पेसिंग के लिए जांच समीकरण कौन सा है? तो हमारा क्या होता है जांच समीकरण? T = 2P+R है। क्या है ये? जहाँ सम लिखा है वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। T क्या होता है? यहाँ T क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ
ट्रस, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या होता है, ट्रस का टोटल कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रस हो जाएगा। पी क्या है, पी यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ किस पर्लिन पे जितना खर्च हुआ है। फिर आर क्या होता है, जो हमारा रूफ कवर होता है, जो हम कैंची पे कवर दे डालते हैं, जीआई डालें, टाइल डालें, जो भी डालें, तो उसका जो कॉस्ट लगा है वो ऐड कर, वो आर हमारा होता है। अगर पर्लिन का खर्च और पर्लिन का दोगुना खर्च और आर हमारा क्या है, कवरिंग का खर्च, इन दोनों का योग हमारे टोटल खर्च के बराबर आना चाहिए। सही आंसर हमारा ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रस का प्रयोग करके बनी हुई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कौन सा औद्योगिक भवन जो है, उसमें रूफ पर जिस पर आया या जाया जा सके, मतलब उस पर हम ज़रूरत अनुसार आया जा सके, हम चले जा सकें, तो उस कंडीशन में लाइव लोड कितना लिया जाता है डिज़ाइन करते वक्त। तो डिज़ाइन करते वक्त हम लाइव लोड कितना लेते हैं, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या कौन हो जाता है, सही आंसर हमारा बी हो जाता है। अगर यही इस छत पर आने जाने के कार्य नहीं करना है, तो उस समय हम लाइव लोड क्या लेते हैं, 0.75, मतलब उसका आधा लेते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है। अगर हम पिग आयरन की बात करें तो पिग आयरन में हम स्टील में हमारा कितना हो जाता है, स्टील में हमारा 2% से कम, पिग आयरन में 2 से 4% हमारा रहता है। कास्ट आयरन भी बोलते हैं, कास्ट आयरन में कितना होता है, 2 से 4% होता है। 1.5% 1.5% स्टील में होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। माइल्ड स्टील में कितना होता है, तो माइल्ड स्टील में 0.15% से 0.3% तक होता है, मैक्सिमम 3% तक होता है। और रॉट आयरन जो जिसे पिटवा लोहा बोलते हैं, उसमें कितना होता है, तो उसमें 0.15% होता है। हमारे यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे स्टील में पूछा है तो स्टील में 2% से कम होता है, अर्थात हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मृदु इस्पात क्या है, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे यहाँ सही आंसर डी हो जाएगा, 0.15% से 0.3% तक। एवरेज हम कितना लेते हैं, एवरेज 0.23% लेते हैं हम। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.23% होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सही आंसर के, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। अभी लोहे का हमने ढलवा में कास्ट आयरन में 2 से 4% होता है, स्टील में कितना होता है 1.5% तक होता है, माइल्ड स्टील में कितना होता है मैक्सिमम 0.3% होता है, और पिटवा लोहा में कितना होता है 0.15% होता है। कितना होता है 0.15% होता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल स्टील में दृढ़ता मापांक कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, या फिर क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, तो कितना हम लेते हैं इसको 85 गीगा पास्कल लेते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 0.85 इंटू 10⁵ टू 0.98 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल हमारा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगर यहीं पर हमसे पूछता कि यंग मॉडुलस पूछता तो यंग मॉडुलस कितना होता है 200 गीगा पास्कल, या फिर क्या बोलते हैं 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल हमारा हो जाएगा यंग मॉडुलस। यहाँ लेकिन पूछा क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है 85 गीगा पास्कल हम लेते हैं इसको।
तो हमें यहाँ सही आंसर 8 डी मिल जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा यंग मॉडुलस कितना होता है। यंग मॉडुलस हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। कितना होता है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक इस्पात में पाया जाता है। तो हमारा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, CMG कार्बन, मैग्नीशियम, SP सल्फर फास्फोरस, S सिलिकॉन, क्रोमियम आदि पाया जाता है। तो हमारा सभी ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्टील सेक्शन नहीं है। इनमें से कौन स्टील सेक्शन नहीं है, हमसे पूछ रहा था। हमारा यहाँ सभी रोलेड स्टील बीम सेक्शन, ये आई सेक्शन इसको बोलते हैं, चैनल C सेक्शन बोलते हैं, इसको T सेक्शन बोल देते था। ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो स्टील सेक्शन नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आई सेक्शन है। आई सेक्शन हमको बताना था, रोलेड स्टील बीम सेक्शन, रोलेड स्टील चैनल सेक्शन। हमारा ये टी हो गया, ये हमारा ये सी हो गया, ये टी हो गया हमारा, ये हमारा आई बीम है। आई को ही हम क्या बोलते हैं, रोलेड स्टील बीम सेक्शन बोलते थे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निम्न में से कौन रोल्ड स्टील एंगल है। एंगल हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका लेग हो जाता है हमारा। ये दो कंडीशन हो सकते हैं, दोनों ये इक्वल हो सकते हैं या फिर दोनों ये अनइक्वल हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया स्टैंडर्ड जूनियर बीम ये नहीं होगा। इंडिया स्टैंडर्ड जूनियर चैनल ये भी नहीं होगा। इंडिया स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंडिया स्टैंडर्ड एंगल 50-50, मतलब दोनों इसके क्या है, लेग इक्वल है, यूनिफॉर्म है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को पूछे, निम्न में से कौन रोल्ड स्टील जो है रोलेड स्टील को दर्शाता है, रोलेड स्टील बीम को दर्शाता है, यानी हमारे आई सेक्शन से सीधा सा मतलब है। तो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा क्या है टी सेक्शन, ये हमारा क्या है चैनल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। 200 यहाँ क्या है, 200 हमारा यहाँ डेप्थ होता है, ये वाला हमारा सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील मेंबर क्या है, स्टील मेंबर को जोड़ने के लिए कौन सा जोड़ लगाया जाता है। तो स्टील मेंबर से जोड़ने के लिए रिवेट जॉइंट्स लगाते हैं, वेल्ड जॉइंट्स लगाते हैं, बोल्ट जॉइंट लगाते हैं। जिसमें से रिवेट और बोल्ट जॉइंट क्या होते हैं, रिवेट और बोल्ट जॉइंट ये क्या होते हैं, ये अस्थाई के अंतर्गत आते हैं, किसके अस्थाई कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब बोल्ट क्या आता है, टेम्पोररी कनेक्शन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि जोड़ बनाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जोड़ अस्थाई जोड़ होता है, अर्थात अस्थाई जोड़ में से बता, परमानेंट जोड़ कौन सा होता है जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको हम यूज में उस जॉइंट्स को नहीं ला सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अस्थाई जोड़ में रिवेट जॉइंट्स आता है, वेल्ड जॉइंट्स आता है, बोल्ट जॉइंट किस में आता है, और अस्थाई जॉइंट्स में आता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। ए एंड बी हमारे अस्थाई कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, रिवेट्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो शीर्ष के आकार के आधार पर किया जाता है, या फिर लगाई जाने वाली विधि के आधार पर किया जाता है, या फिर लगाए जाने वाले स्थान और शक्ति के प्रयोग के आधार पर किया जाता है। तो हमारा यह तीनों सही है।
हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमें तीनों आंसर सही हो जाएगा, अर्थात हमारा डी आंसर यहाँ सही है। रिवेट को हम शीर्ष के आकार के लगाए जाने विधि विधि के आधार पे या फिर और हम स्थान और शक्ति के आधार पे लगाते हैं, उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, तो हमारा सही आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस निम्न में से कौन शीर्ष के आकार के आधार पर रिवेट का प्रकार नहीं है। तो स्नैप हेड हमारा, पेन हेड है, फ्लैट हेड भी है, तो हमारा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात हमारा डी हमारा सही आंसर है। क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन रिवेट्स के लगाए जाने वाली विधि के आधार पर रिवेट्स का प्रकार नहीं है। तो हॉट ड्रिवन हम लगाए जाने विधि के मेथड के आधार पर है। कोल्ड ड्रिवन ये भी हमारे लगाने की विधि के आधार पर है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा ए बन जाता है, सही आंसर हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेज रेखा हमारा क्या होता है, रिवेटिंग जब की जाती है तो इस प्रकार से कुछ हमारे रिवेट्स हैं। तो जिस लाइन पर आते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, रिवेट रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेट रेखा या गेज लाइन बोलते हैं। अब पूछ रहा है कि प्रतिबल की दिशा के होते हैं, गेज रेखा प्रतिबल की दिशा के होते हैं। प्रतिबल कैसे लगते हैं, ऐसे इस प्रकार से कुछ लगते हैं। तो प्रतिबल की दिशा के क्या हो जाते हैं, ये समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवेट का सकल व्यास बताना है। रिवेट का सकल व्यास होता है नॉर्मल व्यास से बड़ा होता है, ये भी सही है। रिवेट के छिद्र के बराबर होता है, बिल्कुल ये भी सही है। नॉर्मल व्यास के बराबर होता है, गलत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24 mm व्यास वाले रिवेट का सकल व्यास हमको बताना है। अगर हमको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, अगर हमारा रिवेट का जो नॉर्मल व्यास होता है, डाया होता है व्यास जिसको बोलिए, तो अगर 25 तक है तो हम क्या करते हैं, उसमें 1.5 mm ऐड करके हम उसको क्या बनाते हैं, ग्रॉस डाया बनाते हैं। वही अगर 25 से अधिक है तो उस 26 अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 mm ऐड करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 mm व्यास वाला डाया है, तो इसका सकल डाया क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा, 24 + 1.5 क्या हो जाएगा, 24 + 1.5। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस है, सब में क्या है, प्लस है। बीच में 24 + 2 है, यहाँ पे 24 + 20 है, यहाँ भी कि 24 + 1.5 है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हमारा बन जाता है। 28 का हमारा इस आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 mm व्यास वाले रिवेट का, तो ये क्या है, 25 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 27 + 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 + 1.5। तो हमारा ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। सब में यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ लगा हुआ है प्लस। तो 27 प्लस यहाँ 2 ऐड करेंगे हम ना, तो यहाँ हम क्या हो जाएगा, 27 + 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 + 2 हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हमारा आंसर सही होगा, बी, 27 + 2 यानी 29 mm हो जाएगा। सही आंसर हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो निकटतम गेज रेखा, क्या है, दो निकटतम गेज रेखा जो है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। हाँ, निकटतम गेज जो रेखा है उसके बीच के हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पूछ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं, पिच बोलते हैं, या स्टैगरेड पिच बोलते हैं। तो इसको हम, ये वाले हम पोर्शन को क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात के दो अवयव को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मेथड में दो अवयव के गैप्स में भरे जाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वेल्डिंग रॉड बोलते हैं, उसका मार्केट नेम है। और एक्चुअल में ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वेल्डिंग जॉइंट्स का लाभ नहीं है? इनमें से हमको बताना है कि कौन वेल्डिंग जॉइंट्स का लाभ नहीं है। तो वेल्डिंग जॉइंट्स में कम शोर होता है, सही बात है। दक्षता अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। कम समय लगता है, ये भी सही है। तो कि हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं ऐसा जो कोई नहीं है जो इसका लाभ नहीं है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वेल्डिंग ज्वाइंट का लाभ है? तो अन्य जोड़ की अपेक्षा यह दृढ़ होता है, रिजिड होता है, बिल्कुल होता है, इस वजह से ये ब्रिटल भी होता है। ये वजन में कम होते हैं, ये भी सही है। हमारा वेल्ड ज्वाइंट मितव्ययी होता है, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ की विफलता तुलनात्मक रूप से जल्दी होती है? तो हम रिवेट और वेल्डिंग में हम तुलना कर रहे हैं, बोल्ट में तुलना करें तो हमारा वेल्डिंग क्या होता है? जल्दी हमारा फेल्योर हो जाता है, विफल हो जाता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डेड ज्वाइंट्स के प्रकार हैं। वेल्डेड ज्वाइंट्स के इसमें से प्रकार हमको बताना है। फिलेट ज्वाइंट्स भी हमारा है, बट भी है। फिलेट में हम लैप करते हैं, बट में हम उसको सामने सामने रख के ऐड कर जोड़ते हैं। कन्वेक्स उसके हम क्या करते हैं? उसका हमारा जो पदार्थ हम डाल जाता है उसके बेसिस पे ये है, फ्लैट ज्वाइंट्स हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है और कनकेव भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो सही आंसर क्या बन जाता है? सही आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई बताइए। यदि वास्तविक लंबाई एल दिया हुआ है, वेल्ड की माप एस दिया हुआ है, तो प्रभावी लंबाई स्मॉल एल है। तो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे? स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल माइनस 2s हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे? प्रभावी लंबाई हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रभावी लंबाई हमारा यहाँ पे हो जाता है, इफ़ेक्टिव लेंथ हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, ई हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। वही हम अगर बट वेल्ड में बात करें तो बट वेल्ड में हम उसके विड्थ को ही क्या मान लेते हैं? विड्थ को ही उसको हम प्रभावी लेंथ के रूप में लेते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलेट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बताइए। यदि वेल्ड की माप क्या है? एस है, वेल्ड की माप एस दिया हुआ है और स्थिरांक के दिया, प्रभावी कंठ मोटाई बताना है। तो क्या होता है? टी इक्वल टू के इंटू एस होता है। क्या होता है? के इंटू एस होता है। और के की वैल्यू हम 70 तक हम तो क्या लेते हैं? 0.7 लेते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी इक्वल टू के इंटू एस। सही आंसर हमारा 37 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य बताइए। यदि प्रभावी कंठ मोटाई टी है, क्या है? प्रभावी कंठ मोटाई टी दिया है, प्रभावी लंबाई स्मॉल है, वेल्ड की साइज एस है, फ्यूजन सरफेस के बीच कोण कितना है? 70 डिग्री है और परमिसिबल अपरूपर प्रतिबल एफ डैश दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सामर्थ्य पी इक्वल क्या होता है? थिकनेस इंटू प्रभावी लंबाई, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया इंटू क्या होता है? प्रतिबल। प्रतिबल हमारा अपरूपर प्रतिबल क्या है? एफ डैश है। तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? टी इंटू एल इंटू एफ। हमारा क्या हो जाएगा? टी इंटू एल इंटू एफ। और हमारा टी का फार्मूला वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 0.7, हमारा क्या होता है? एस हो जाता है, इंटू एल इंटू एफ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ और क्या हो जाएगा? ये हमारा सही होगा ही, उसमें 0.7 एल इंटू एफ, ये भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, अर्थात डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यदि फिलेट वेल्ड की माप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस की वैल्यू हमको दे दी गई है 6 दी गई है, और प्रभावी लंबाई हमको दिया गया स्मॉल एल दे दिया 60 दे दिया हमको, परमिसिबल शियर स्ट्रेस 100 एफ की वैल्यू कितना दे दिया 110 दे दिया हमको, फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य हमको बताना है। इन तीनों को क्या करेंगे हम, क्या होता है यहाँ पर फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य P इक्वल क्या हो जाएगा T, और T हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा T इंटू एल इंटू एफ डैश, और T की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0.7 इंटू टी एस होता है, एस की वैल्यू 6 है, फिर हमारा क्या होगा एल की वैल्यू कितनी है 60 है, फिर हमारा क्या होगा इंटू 110 हो जाएगा। अर्थात तो इसको अच्छा से फिर से हम लिखते हैं, P इक्वल कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 110। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे 42 हो जाएगा। फिर उसमें यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट हम देखते हैं तो 1 6 6 हो जाएगा, 6 6 36 का 36 में 7 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट ये 0 से ख़त्म हो जाएगा हमारा, और 1 0 बच जाएगा, मतलब लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा 2 0 आएगा। तो 2 0 किस में आ रहा है हमारा, ये आंसर सही हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27,720 न्यूटन में आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो होगा, आप ये हमारा सही आंसर यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोड़ पर आने वाला भार कितना है, 120 किलो न्यूटन है। कितना है 120 किलो न्यूटन, कितना है 120 किलो न्यूटन है। फिलेट वेल्ड के आवश्यक लंबाई हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पर वेल्ड की सामर्थ्य क्या है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 5 ना हो गया है 500 है। अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड लेंथ, आवश्यक लंबाई कितनी हो जाएगी, तो क्या होता है टोटल आ रहा भार मतलब 120 गुणे 1 पर 30 हो जाएगा, क्योंकि ये किलो न्यूटन में दिया हुआ है। बाई में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240 mm में आ जाएगा। सही आंसर हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, सही आंसर हमारा ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन से जोड़ अस्थाई जोड़ हैं। क्या है, अस्थाई जोड़ हैं। तो वेल्डेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट हमारा अस्थाई जोड़ है, और रिवेट और क्या है वेल्डेड क्या है अस्थाई जोड़ के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बोल्ट का व्यास होता है। बोल्ट का व्यास कैसे हम लेते हैं, तो बोल्ट का व्यास अगर हम यहाँ पे छोटा सा बोल्ट बनाने की कोशिश करें, ये हमारा क्या है, ये हम बोल्ट है, बोल्ट में नीचे क्या होता है थ्रेड होता है। तो इसको हम सैंक बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको हम थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड सैंक हेड हो जाएगा। पूछ रहा है कि बोल्ट का व्यास होता है सैंक का डाया, हेड का डाया, थ्रेड का डाया, नन ऑफ दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, सैंक का डाया को हम ही बोल्ट का डायामीटर हम बोलते हैं। हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोल्ट के थ्रेड का एरिया बताइए। सैंक का एरिया ये दिया हुआ है, तो सैंक का एरिया का कितना, सैंक के एरिया का कितना होता है 78% होता है। कितना होता है 78%। क्या लिख सकते हैं 7.8 इन 0.78 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर ए बन जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से ऑर्डिनरी बोल्ट किसे बोलते हैं। ऑर्डिनरी बोल्ट है तो अनफिनिश्ड और फिनिश्ड बोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए एंड बी हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन स्टैटिक लोडिंग के लिए उपयुक्त है, सुटेबल इनमें से केवल स्टैटिक लोडिंग के लिए। तो हमारा जो ऑर्डिनरी बोल्ट होते हैं अर्थात हमारा अनफिनिश्ड एंड फिनिश्ड बोल्ट जो होते हैं यह क्या होते हैं, यह स्टैटिक लोडिंग केवल मात्र स्टैटिक लोडिंग के लिए यूजफुल होते हैं, सूटेबल होते हैं। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। HSFG हमारा जो बोल्ट है हाई स्ट्रेंथ के 1 सेकेंड हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो है हमारा सी हमारा ये किसके लिए, मूवेबल डायनामिक लोडिंग के लिए उपयुक्त होता है। हमारा सही आंसर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रस का मूलतः आकृति कैसी होती थी, ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परफेक्ट क्या है, परफेक्ट स्ट्रक्चर में एन तथा ज्वाइंट जे के संबंध होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पर एम, यहाँ पे क्या दिया, एन दिया हुआ है, मेंबर को एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ज्वाइंट को जे हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा किस में बन रहा है, यहाँ पर सही आंसर ए बन जाएगा। तो 47 का क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2J प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी क्या है प्लस है, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या 2 क्या है, जो हमारा n है यहाँ 2J - 3 से क्या है, से अधिक है, मतलब ये अधिक है, तो इस तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडंडेंट स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडंडेंट स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर यही हमारा क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू n, इस n की वैल्यू क्या है 2J - 3 से कम है, तो क्या कहलाएगा, डिफिशियंट कहलाएगा, अपूर्ण कहलाएगा, अपूर्ण स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अधिक है, अधिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिडंडेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या 2 ज्वाइंट क्या है, ये हम 2 ज्वाइंट से क्या है कम होगा, मतलब 2J - 3 से कम है, तो हम क्या बोल देंगे, डिफिशियंट स्ट्रक्चर बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, निम्न स्ट्रक्चर में ज्वाइंट की संख्या 5 दी हुई है, परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए मेंबर की हमको संख्या पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कैसे निकालेंगे, तो हमारा n = क्या होता है 2J - 3 2 × 5 - 3, तो क्या हो जाएगा 10 - 3, दैट मीन्स 7 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो